स्टूडेंट वेलकम बैक। आज हम शुरू करेंगे अपना इंग्लिश का नेक्स्ट चैप्टर। पढ़ेंगे एक बंगाली बॉय के बारे में, 14 ईयर ओल्ड बंगाली बॉय के बारे में जिसका नाम है फती। वो काफी शरारती है और उसकी शरारतों से उसकी मदर परेशान होकर उसको भाई के घर पढ़ने भेज देती। तो आगे स्टोरी क्या होता है हम आगे स्टोरी में देखेंगे। हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है होम कमिंग। चैप्टर इन व्यू, यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। Present chapter is a story of a 14 years old Bengali boy Fatih whose father died very early. तो इस चैप्टर में किसकी स्टोरी है? 14 ईयर ओल्ड बंगाली बॉय की। इसका नाम क्या है? फतीक। फादर काफी जल्द ही डेथ हो गई थी। He grew up lazy, wild, mischievous and disobedient, while his younger brother was quite good and was fond of reading. तो वो जब बड़ा हुआ तो वो कैसा हो गया? वो काफी लेजी हो गया, शरारती हो गया, आलसी हो गया, मिस्चीवियस और डिसोबीडियंट, यानी कि बात नहीं मानता। वहीं उसका जो छोटा भाई था वो काफी शांत स्वभाव का था, अच्छा था और उसे पढ़ना काफी पसंद था। His mother sent Pratik away for studying and he died there unloved and longing for his home. उसकी मदर ने फटीक काफी दूर पढ़ने के लिए भेज दिया और वहां पर वो घर को याद करते करते और वहां पर उसको खाने वाला, उसे प्यार करने वाला भी कोई नहीं था। और वहीं हम चैप्टर शुरू करते हैं। Pratik Chakravarti was ringleader among the boys of the village. A new mischief got into his head. There was a heavy log lying on the mud flat of the river, waiting to be shaped into a mast of a boat. He decided they should all work together to strip the log by force from its place and roll it away. The owner of the log would be angry and surprised, and they would all enjoy the fun. Everyone seconded the proposal, and it was carried unanimously. क्या हुआ? फटीक चक्रवर्ती जो था वो अपने गांव के लड़कों के बीच में उनका लीडर बन के घूमता था, तरीके से उनका लीडर था। उसके दिमाग में एक नई शरारत जागी। क्या? तो रिवर के किनारे खेल लेते, वहीं पर एक लकड़ी का लठ पड़ा हुआ था। एक लकड़ी पड़ी हुई थी काफी मोटी, हैवी लॉग, जो कि वेट कर रही थी किसका? कि उसे शेप दी जाएगी एक बोट की। तो उसने क्या डिसाइड करा, उन सब ने दोस्तों ने डिसाइड करा कि वो इस लॉग को यहाँ से खिसका के नदी में धक्का दे देंगे। तो जो इस लॉग का मालिक है वो काफी गुस्सा हो जाएगा और वो सब ये देखकर एंजॉय करेंगे। सबने इस बारे में सोचा और फिर इसके काम में जुट गए। But just as the fun was about to begin, Makhan, Pratik's younger brother, sauntered up and sat down on the log in front of them all without a word. The boys were puzzled for a moment. He was pushed rather timidly by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. He appeared like a young philosopher meditating on the futility of games. Pratik was furious. Makhan, he cried, if you don't get down this minute, I will trash you. क्या हुआ? जब उन्होंने अपना काम शुरू करा, क्या लॉग को धक्का देने का काम शुरू ही करने वाले थे, वैसे ही क्या हुआ? माखन, जो कि फतीक का छोटा भाई था, वो आकर लॉग के ऊपर बैठ गया। और सब बच्चे जो थे वो काफी कंफ्यूज हो गए कि ये क्या कर रहा है। तो उसको बच्चे जो थे उनमें से एक ने पुश करना शुरू करा, उसको बोला कि यहाँ से हट जाओ, लेकिन उसने कुछ नहीं करा, वो वहीं पर बैठा रहा। जो उसका भाई था फतीक, गुस्से में उससे कहा कि माखन, अगर तुम इसी मिनट इस पे से नहीं उतरे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। माखन ओनली मूव टू अ मोर कंफर्टेबल पोजीशन। और इसके बाद माखन जो था वो और एक कंफर्टेबल पोजीशन में आके बैठ गया। Now, if Patik was to keep his legal dignity before the public, it was clear he ought to carry out his threat. But his courage failed him at the crisis. His fertile brain, however, rapidly seized upon a new maneuver which would discomfort his brother and provide his followers with an added amusement.
He gave the word of command to roll the log and Makhan over together. Makhan heard the order and made it a point of honor to sit on, but he overlooked the fact that there was peril in it. तो अब क्या हुआ? अब अगर पति को अपने दोस्तों के सामने अपनी एक तरीके से डिग्निटी मेंटेन करनी थी, जो रिस्पेक्ट थी वो मेंटेन करनी थी, तो उसे अपना थ्रेट को कैरी आउट करना था जो उसने कहा। लेकिन उसका जो करेज था, उसका साहस ने उसे वहां पर फेल कर दिया। लेकिन जो उसका दिमाग था वो काफी अच्छे टाइम पर उसने काम करना शुरू करा और उसने यूँ सोचा है कि अपॉर्चुनिटी को कैसे इस तरीके से कन्वर्ट करे, उसका भाई है उसको भी वो डिस्कम्फर्ट कर दे और बाकी लोगों के लिए वो एक अम्यूजमेंट बन जाए। तो उसने अपना कमांड दिया कि लॉग को यानी जो लठ पड़ी हुई है लकड़ी की से और माखन दोनों को एक साथ रोल कर दो, दोनों को एक साथ पुश करो। माखन ने ये चीज सुन ली और वो उनने फैसला किया कि वो यहीं पर बैठा रहेगा, वो नहीं हिलेगा। लेकिन उसने क्या करा, उसने ओवरलुक कर दिया कि उसके साथ जो एक ग्रेट डेंजर है उसे। The boys began to heave at the log with all their might, calling out, "One, two, three, go." At the word go, the log went, and with it went Makhan's philosophy, glory, and all. तो जो सारे लड़के थे उन्होंने मिलकर सांस भरी और उसको फिर अपनी सारी ताकत लगा के लॉक को खिसकाना शुरू करा। 1 2 3 गो करके गो पर उन्होंने उस लॉक को धक्का दिया और लॉक तो आगे निकल गया, उसके साथ साथ मखान भी ऊपर से गिर गया। माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ स्क्रीमिंग विथ फ्यूरी। माखन जो था वो जमीन पर गिर गया और वहां से चिल्लाता हुआ, गुस्से चिल्लाता हुआ उठा। He rushed at Pratik and scratched his face and beat him and kicked him, and then went home crying. The first act of the drama was over. तो उसने क्या करा, वो जमीन पर से गुस्से में उठा चिल्लाते हुए और प्रतीक के पास जाकर उसको नोचने लगा, उसे मारने लगा, किक करने लगा और वैसे ही रोता हुआ वहां से घर चला गया। और यहीं पर फर्स्ट जो पार्ट था ड्रामा का वो खत्म हो गया। When Pratik came into the house, his mother saw him. She called out angrily, "So you have been hitting Makhan again." तो फतीक जब घर में आया और उसकी मदर ने उसे देखा तो उसकी मदर ने उस पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तो तुम माखन को दोबारा से मार रहे थे? Pratik answered indignantly, "No, I haven't. Who told you that?" He rushed at Makhan and began beating him with both hands. तो फतीक ने तुरंत जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया, आपको ये किसने कहा? वो उसी टाइम माखन के पास गया और उसे दोनों हाथों से मारना शुरू कर दिया। His mother took Makhan's side in a moment and pulled Pratik away, beating him with her hands. When Pratik pushed her aside, she shouted out, "What, you little villain? Would you hit your own mother?" तो उसकी मदर ने उस टाइम किसकी साइड ली? उसके छोटे भाई की, माखन की साइड ली और प्रतीक को माखन के ऊपर से खींच के उसे मारने लग गई। जब प्रतीक ने अपनी मम्मी से बचने के लिए अपनी मम्मी को साइड में हटाने के लिए पुश करा, उसकी मदर ने चिल्लाना शुरू करा उस पर कि क्या अब तुम अपनी मदर को भी मारोगे? It was just at this critical juncture that the grey-haired stranger arrived. He asked what was the matter. Pratik looked sheepish and ashamed. तो उसी समय क्या हुआ, ये एक मोमेंट था जहां पर फिर एकदम से एक अचानक से एक स्ट्रेंजर आ गया, अनजान आदमी आ गया, एक ग्रे हेयर थे। उन्होंने ये सब देखा और वो पूछने लगा कि क्या मामला है, क्या हो रहा है? और प्रतीक जो था वो काफी शर्मसार लग रहा था। But when his mother stepped back and looked at the stranger, her anger was changed to surprise. For she recognized her brother and cried, "Why, Dada, where have you come from?" And she said these words and bowed to the ground and touched his feet. तभी क्या हुआ, जो उनकी मदर थी, प्रतीक और माखन की मदर थी, वो थोड़ा सा पीछे हुई और उन्होंने स्ट्रेंजर को देखा। स्ट्रेंजर को देखते ही वो तुरंत पहचान गई कि वो कौन है। लेकिन वो उन्हें देखकर काफी सरप्राइज हो गई कि उनका भाई यहाँ पर क्या कर रहा है। तो उन्होंने पूछा, दादा आप यहाँ पर
कैसे, आप यहाँ कहाँ से आ रहे हो? उन्होंने ये वर्ड्स कहे और फिर अपने भाई के पैर छूने के लिए वो नीचे झुकी। Her brother had gone away soon after she had married and he had started business in Bombay. His sister had lost her husband while he was in Bombay. Vishambhar had now come back to Kolkata, and had at once made inquiries about his sister. He had then hastened to see her as soon as he found out where she was. का जो ब्रदर था, जो उनकी मदर का ब्रदर थे, भाई थे, वो कहाँ थे? जैसे ही उनकी मदर की शादी हुई थी, जो उनकी मदर का ब्रदर था, वो बॉम्बे चले गए थे, जहाँ पर उन्होंने अपना एक बिजनेस को सेटअप किया। और जब वो बॉम्बे में थे, तभी उनकी सिस्टर ने अपने हस्बैंड को खो दिया। तो जब विशाम्बर वापस कलकत्ता आए, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उन्होंने अपनी बहन के बारे में पूछताछ करनी शुरू करी। और जैसे ही उन्हें पता चला कि उनकी बहन कहाँ पर है, वो तुरंत ही अपनी बहन से मिलने आ गए। The next few days were full of rejoicing. Brother asked after the education of the two boys. He was told by his sister that Pratik was a perpetual nuisance. He was lazy, disobedient, and wild. But Makhan was as good as gold, as quiet as a lamb, and very fond of reading. Vishambhar kindly offered to take Fatih of his sister's hand and educate him with his own children in Calcutta. तो क्या हुआ, अगले दिन जो आगे के कुछ दिन थे वो ऐसे ही बीते खुशी से। भाई ने पूछा अपनी बहन से कि ये दोनों बच्चों की एजुकेशन, इनकी पढ़ाई कैसी चल रही है। तो उनकी बहन ने बताया कि जो फतीक है, ये काफी परेशान करता है, ये बहुत लेजी है, बातें नहीं मानता और बिल्कुल जंगली बिहेव करता है। लेकिन माखन जो है वो काफी अच्छा है, वो सोने की तरह खरा है और बिल्कुल शांत रहता है और उसे रीडिंग बहुत पसंद है, उसे पढ़ना काफी पसंद है। तो विशाम्बर ने ऑफर करा कि वो फतीक को अपने साथ ले जाएगा कलकत्ता और वहां पर अपने बच्चों के साथ पढ़ाएगा। द विडोड मदर रेडीली अग्री, और उनकी जो सिस्टर थी वो इस बात के लिए मान गई। When his uncle asked Pratik if he would like to go to Kolkata with him, his joy knew no bounds. And he said, "Oh yes, uncle," in a way that made it quite clear that he meant it. और जब अंकल ने फतीक से पूछा, जब फतीक के अंकल ने उससे पूछा कि क्या तुम मेरे साथ कलकत्ता चलोगे, फतीक ने भी काफी अच्छे से कहा, मतलब इस तरीके से कहा कि किसी को शक नहीं हुआ कि वो भी जाना चाहता है। वो काफी खुश था इस बात पे और उसने भी जवाब दिया कि हाँ अंकल, मैं आपके साथ चलूंगा। It was an immense relief to the mother to get rid of Pratik. He had a prejudice against the boy, and no love was lost between the two brothers. He was in daily fear that he would either drown Makhan some day in the river, or break his head in a fight, or run him into some danger or other. At the same time, she was somewhat distressed to see Fatik's extreme eagerness to get away. तो ये फतीक की मदर के लिए काफी बड़ा रिलीफ था कि फतीक जो है वो जा रहा है, उनको उससे छुटकारा मिल जाए। वो एक प्रीजुडिस करती थी दोनों भाई में कि मतलब वो एक की साइड लेती थी और दूसरे की नहीं। दोनों के जो बीच का प्यार था, दोनों भाइयों के बीच का प्यार था, वो कुछ भी नुकसान नहीं था उसमें। उनको हमेशा ये फियर रहता था, उनको हमेशा डर लगा रहता था कि किसी दिन कहीं फतीक माखन को रिवर में डुबा ना दे, या फिर उसका सर ना फोड़ दे किसी झगड़े में, या फिर उसे किसी डेंजर में ना डाल दे। और एट द सेम टाइम वो इस बात को लेके भी काफी स्ट्रेस सी लेने लगी, चिंता करने लगी कि पति कितना ईगर क्यों है जाने के लिए, उसे इतनी जल्दी क्यों जाने की। Pratik, as soon as all was settled, kept asking his uncle every minute when they were to start. He was on pins and needles all day long with excitement and lay awake most of the night. He bequeathed to Makhan perpetuity his fishing rod, big kite, and his marbles. Indeed, at this time of departure, his generosity towards Makhan was unbounded.
जैसे ही ये सब सेटल हुआ कि प्रतीक जो है वो अपने अंकल के साथ कलकत्ता जाएगा, प्रतीक पूरे टाइम हर दिन एक्साइटमेंट में रहने लगा। वो हर थोड़ी देर में पूछने लगा कि हम कब जाएंगे, हम कब घर से निकलेंगे कलकत्ता के लिए। और यही चीज उसे रात में सोने भी नहीं देती थी। उसने क्या करा, उसने अपनी जो सारी चीजें थी उसके पास वो धीरे धीरे करके माखन को देनी शुरू कर दी। अपनी फिशिंग रॉड, अपनी पतंग, अपने मार्बल सब ऐसे ही देने लगा। और जब तक टाइम आया डिपार्चर गांव के जाने का, तो माखन की तरफ पति की जो जेनरोसिटी थी वो काफी बढ़ गई थी। When they reached Kolkata, Pratik made the acquaintance of his aunt for the first time. She was by no means pleased with this unnecessary addition to her family. जब प्रतीक कलकत्ता पहुंचा अपने अंकल के साथ और वो पहली बार अपनी आंट से मिला, तो तो उसकी आंट ने कैसा रिस्पॉन्स दिया कि वो आंट बिल्कुल भी प्लीज्ड नहीं थी, मतलब बिल्कुल भी जरा सी भी खुशी नहीं थी कि प्रतीक उनके घर रहने आया है। उल्टा उन्हें क्या लग रहा था कि ये एक अननेसेसरी एडिशन है उनकी फैमिली में। She found her own three boys quite enough to manage without taking anyone else. And to bring a village lad of 14 into their midst was terribly upsetting. Vishambar should really have thought twice before committing such an indiscretion. क्या हुआ, जो मतलब विशांबर और उनकी जो वाइफ थी उनके ऑलरेडी 3 बच्चे थे, उनके ऑलरेडी 3 लड़के थे। तो जो आंट थी पति, उनके लिए उनने 3 लड़के ही काफ़ी थे सँभालने के लिए, और वो नहीं चाहती थी कि अब कोई और उनकी फैमिली में और ऐसे एडिशन बन के आ जाए। और वो भी एक विलेज लेड, यानी कि एक गाँव का बच्चा 14 साल का, जो कि एक तरीके से टीनेज में है, अपनी टीनेज शुरू करी है। ये काफ़ी उस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी का काम हो जाता। विशांबा को ये चीज़ पहले सोचनी चाहिए थी, इससे पहले कि वो इस चीज़ पर कमिट करता अपनी बहन से कि वो उनके बेटे को अपने साथ लेके अपने बच्चे के साथ पढ़ाएगा। इस चीज़ पर कमिट करने से पहले उन्हें थोड़ा-सा सोच-विचार करना चाहिए था। In this world of human affairs, there is no worse nuisance than a boy at the age of 40. He is neither ornamental nor useful. It is impossible to shower affection on him as on a little boy, and he is always getting in the way. तो दुनिया है, इन द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, एक 14 साल का लड़का काफी ज्यादा परेशानी का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि ना ही वो एक ऑर्नामेंटल, एक सजावट की तरह आप उसको रख सकते हो, ना ही वो किसी काम का होता है, ना ही वो कुछ काम में हाथ बटाता है। तो और साथ ही साथ क्या, उस पर अफेक्शन शो करना, यानी कि प्यार जताना भी काफी मुश्किल होता है कि उसको आप प्यार से समझा लो, ऐसा भी मुश्किल होता है क्योंकि वो अब छोटा नहीं रहा। अब वो हमेशा आपके किसी ना किसी काम में बीच में अड़ंगा अड़ाता है। If he talks with a childish lips, he is called a baby, and if he answers in a grown-up way, he is called impertinent. In fact, any talk at all from him is resented. क्या होता है कि अगर कोई बच्चा इस एज में अगर बच्चों की तरह बात करे, तो आप उसे कहोगे कि ये तो बच्चों की तरह हरकतें कर रहा है, ये चाइल्डिश बिहेव कर रहा है। लेकिन अगर वो बड़ों की तरह बात करने लगे, ग्रोन अप्स की तरह बात करने लगे, तो लोग यूँ कहने लगते हैं कि ये ज़बान लड़ा रहा है। तो इस टाइम में बच्चा कुछ भी बोले, वो हमेशा रिज़ेंट ही किया जाता है। Yet, it is at this very age when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration. But none dare openly love him, for that would be regarded undue indulgence and therefore bad for the boy. So, what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. और वहीं पर क्या, यही वो एज होती है जहाँ पर आप बच्चों को संभाल सकते हो, किस तरीके से टाइम पर जो बच्चे होते हैं उनको रिकॉग्निशन या फिर प्यार की जरूरत होती है। तो यही एक वक़्त होता है जहाँ पर किसी ने भी उनको वो चीज़ शो करी, किसी ने
उनको के काम के लिए थोड़ा सा भी प्रोत्साहन दिया या फिर उनको कहा कि हाँ ठीक, हाँ कि तुमने अच्छा किया है, या कोई तरीके से अफेक्शन शो कर रहे हैं, तो जो बच्चा होता है वो उन्हीं की तरफ झुक जाता है और उनकी कंसिडरेशन को मानने लगता है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बच्चों को ऐसा शो नहीं किया गया और ये चीज उस लड़के के लिए एक बुरी साबित हुई। क्या कि उसको हर बार के लिए डांटने लगे, उसको क्रिटिसाइज करने लगे, तो वो ही वेरी मच बिकेम लाइक अ स्ट्रे डॉग, एक स्ट्रे डॉग की तरह बन गया जिसका कोई मास्टर था और वो खो गया है। He thought of his band of boys companions over whom he ruled with absolute power, and above all the memory of his mother, who had such a prejudice against him, occupied him day and night. तो अब उसके दिमाग में क्या सब चीजें चलने लगी कि कैसे वो अपने गांव के जो उसके दोस्त थे उनके बीच में वो रूल करता था, उसके पास वहां पर पावर थी, और उसके साथ साथ किसकी, अपनी मदर की यादें भी उसे सताने लग गई, जो कि भले ही उनकी की तरफ प्रीजुडिस थी, वो भेदभाव करती थी थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उनकी याद से सताने लगी और यही चीज दिन और रात उसके दिमाग में घूमने लगी। A kind of physical love, like that of animal, during a silent cry of the inmost heart for the mother, like a lowing of a calf in the twilight. This love, which was almost an animal instinct, agitated the sky, nervous, lean, uncouth, and ugly boy. No one could understand it, but it preyed upon his mind continuously. क्या हुआ, जैसे कि जो काव्स होते हैं या फिर कोई जानवर के बच्चे होते हैं, जैसे वो अपनी मदर को याद करते हैं, एक साइलेंट क्राई होती है जहाँ पर आप अपनी मदर का अफेक्शन चाहते हो, वही चीज यहाँ पर इस बच्चे के साथ भी घट रही थी। और ये चीज किसी को समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके दिमाग पे ये चीज बहुत ज्यादा चलने लगी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड होने लगी। There was no more backward boy in the whole school than Fatih. He gaped and remained silent when the teacher asked him a question, and life and over laden as patiently suffered all the blows that came down on his back. When other boys were out at play, stood wistfully by the window and gazed at the roofs of the distant houses, and if by chance he espied children on the open terrace of any roof, his heart would ache with longing. क्या हुआ, जो प्रतीक का जो स्कूल था वहां पर उससे ज्यादा कोई बैकवर्ड एरिया से किड नहीं आता था, कोई और बच्चा नहीं आता था, तो उसको काफी अलग सा फील होता था। जब भी टीचर उनसे कोई सवाल पूछता था तो वो बिल्कुल शांत बैठा रहता था और जवाब नहीं देता था, जिसकी वजह से उसे टीचर से मार भी पड़ती थी। जब बाकी सारे बॉयज बाहर ग्राउंड में खेलने जाते थे तो वहीं पर पति क्या करता था, वो खिड़की की पर ही खड़ा रहता था और दूर जो घरों की रूफ्स हैं, छत हैं, वहां पर देखा करता था। और अगर कभी उसे वहां पर बच्चे खेलते हुए नजर आ जाते थे छतों पर, तो उसका जो दिल था वो उनकी तरफ, यानी उसको एक लॉन्गिंग फील होती थी, हाँ वो भी इसी तरीके से खेला करता था। One day he summoned up all his courage and asked his uncle, "Uncle, when can I go home?" एक दिन उसने साहस जुटाया और अपने अंकल से पूछा कि अंकल मैं घर कब जा सकता हूँ। His uncle answered, "Till the holiday come." But the holidays would not come till November, and there was a long time still to wait. उसके अंकल ने जवाब दिया कि जब तुम्हारी छुट्टियां होंगी तब, लेकिन छुट्टियां अभी नवंबर तक नहीं थी, यानी नवंबर में जाकर उनकी छुट्टियां पड़ती हैं और अभी उसके लिए काफी लंबा वक्त। One day, Fatih lost his lesson book. Even with the help of books, he had found it very difficult indeed to prepare his lesson. Now it was impossible. Day after day, the teacher would cane him unmercifully. His condition became so abjectly miserable that even his cousins were ashamed to own him. They began to jeer and insult him more than the other boys. He went to his aunt at last and told her that he had lost his। तो एक दिन क्या हुआ, फतीक ने अपनी लेसन बुक को घुमा दिया, खो दिया।
और बुक्स की हेल्प के साथ भी उसके लिए अपने लेसन्स को प्रिपेयर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट था, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था और अब तो वो चीज़ नामुमकिन हो गई थी। तो हर दिन टीचर उसको इस बात के लिए काफ़ी डाँटते थे, मारते थे और इसी तरीके से हर बढ़ते दिन उसकी कंडीशन मिज़रेबल होती गई और भी ज़्यादा। उसके जो कज़िन्स थे, उसके जो जो अंकल के बेटे थे, उन्होंने भी उसे अपना मानने से इनकार कर दिया। उनको बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनका एक कज़न इस तरीके से करता है। तो उन्होंने अपने कज़न को, पति को और भी ज़्यादा इंसल्ट करना शुरू कर दिया, उसे परेशान करना शुरू कर दिया। तो आखिर में उसने हिम्मत जुटाकर अपनी आंट को जाकर बोला कि आंट, मेरी बुक जो है वो खो गई है। His aunt pursed her lips in contempt and said, "You great clumsy, country lout, how can I afford with all my family to buy you new books 5 times a month?" उसकी आंट ने जवाब दिया कि तुम हर बार ऐसे ही करते हो, मतलब तुम बहुत ही शरारती बच्चे हो। मैं कैसे अपनी पूरी फैमिली के साथ ये अफोर्ड कर सकती हूँ, मैं हर महीने तुम्हें 5 बार नई किताबें दिलाऊं। The night on his way back from school, Patik had a bad headache with a fit of shivering. He felt he was going to have an attack of malarial fever. His one great fear was that he would nuisance his aunt. तो जब रात को वो स्कूल से वापस आ रहा था तो फटीक के सर में काफी दर्द होने लगा और वो शिवर भी करने लगा, कांपने भी लगा। उसे यूं लगने लगा कि कहीं उसे मलेरियल फीवर ना चढ़ने वाला हो और उसे इस बात का डर था कि वो फिर से अपनी आंट के लिए एक न्यूसेंस बन जाएगा। उनने क्या करा, द नेक्स्ट मॉर्निंग फतीक वॉज नोवेयर टू बी सीन। अगली सुबह फतीक कहीं किसी को मिला ही नहीं। All searches in the neighborhood proved futile. The rain had been pouring in torrents all night, and those who went out in search of the boy got drenched through to the skin. At last, Bisambar asked help from the police. क्या हुआ, अगली सुबह जब पति किसी को भी नहीं मिला तो पूरे नेबरहुड में सर्च किया गया उसके लिए, यानी हर जगह पड़ोस में उसे ढूंढा गया लेकिन कुछ भी नहीं हाथ लगा। बाहर रात भर से काफी तेज बारिश हो रही थी जिसकी वजह से जो भी उसे बाहर ढूंढने जा रहा था, पति को जो भी बाहर ढूंढने जा रहा था, वो बिल्कुल पूरी तरीके से भीग जा रहा था। तो आखिर में बिशाम्बर ने पुलिस की मदद लेने की सोची, पुलिस को मदद के लिए पूछा। At the end of the day, a policeman stopped at the door before the house. It was still raining and the streets were all flooded. Two constables brought out Fatiq, their arms, and placed him before Bishambar. क्या हुआ, दिन के खत्म होने तक एक पुलिसमैन आकर बिशाम्बर के दरवाजे पर रुकी और समय भी काफी तेज बारिश हो रही थी और सारी सड़कें पानी से भर चुकी थी। दो कांस्टेबल उस वैन से बाहर निकले जिन्होंने फतीक को अपने हाथ में ले रखा था और लाकर उसे बिशाम्बर के सामने रख दिया। He was wet through from head to toe, muddy all over, his face and eyes flushed red with fever, and his limbs all trembling. तो फतेह की हालत किस तरीके से थी कि वो पूरी तरह सर से पैर तक भीग चुका था और पूरी तरीके से मिट्टी में भी लदा पड़ा था, मडी ऑल ओवर। और उसकी आंखें और उसका जो फेस था वो फीवर की वजह से लाल हो गया था और वो बुरी तरीके से कांप भी रहा था। Vishambar carried him in his arms and took him into the inner apartment. When his wife saw him, she exclaimed, "What a heap of trouble this boy has given us. Hadn't you better send him home?" तो विशांबर ने क्या करा, फतीक को उन्होंने अपने हाथ में लिया और अंदर के कमरे में उसे ले गए। जब विशांबर की वाइफ ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि इस लड़के ने तो हमारे लिए कितनी ज्यादा परेशानियों को क्रिएट कर दिया है, कितना परेशान कर रखा है, इससे अच्छा तो तुम घर नहीं भेज सकते। Pratik heard her words and sobbed out loud. "Uncle, I was just going home, but they dragged me back again." प्रतीक ने जब अपनी आंट को सुना, उन्होंने रोते हुए अंकल से कहा कि अंकल, मैं घर ही जा रहा था मगर ये लोग मुझे खींच कर यहाँ पर ले आए। The fever rose very high and all that night the boy was delirious. Vishambar brought in a doctor
Fatigue opened his eyes, flushed with fever, and looked up to the ceiling and said vacantly, "Uncle, have the holidays come yet? May I go home?" तो फतीग का जो बुखार था वो काफी ज्यादा बढ़ने लग गया और पूरी रात फतीग के लिए कैसी रही, बॉय के लिए वो इधर उधर बस करवटें ही बदलता रहा, पूरी रात वो परेशान रहा काफी। तो पेशावर एक डॉक्टर को लेके आए, तभी फतीग ने अपनी आंखें खोली जो कि फीवर से फ्लश्ड हो रखी थी। उन्हें छत की तरफ देखते हुए अपने अंकल से पूछा कि अंकल, क्या छुट्टियां आ गई हैं? क्या मैं अब घर जा सकता हूँ? Vishambhar wiped the tears from his own eyes and took Patik's lean and burning hands in his own, and sat by him through the night. The boy began again to mutter. At last his voice became excited. "Mother," he cried, "don't beat me like that, mother. I'm telling the truth." विशांबर ने अपनी आंखें पोंछते हुए फतीक का बुखार से तपता हुआ हाथ पकड़ा और अपनी पूरी रात वो फतीक के साथ ही बैठा रहा। जो लड़का फतीक था वो रात भर कुछ ना कुछ मटर करता रहा, मतलब कुछ ना कुछ बोलता रहा धीमी आवाज में, और आखिर में उसकी जो आवाज थी वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई। वो जोर से बोला कि मदर, मुझे ऐसे मत मारो, मैं सच बता रहा हूँ। The next day, Fatih became conscious for a short time, turned his eyes about the room as if expecting someone to come. At last, with an air of disappointment, his head sank back on the pillow. He turned his face to the wall with a deep sigh. अगले दिन क्या करा, पति थोड़े टाइम के लिए अपना होश आया। वो पूरे कमरे में देखने लगा ऐसे कि वो ढूंढ रहा है। आखिर में से निराशा हुई क्योंकि वहां पर कोई नहीं था। वो दोबारा से उसने अपना सर अपने तकिए पर रखा और अपना फेस को दीवार की तरफ मोड़ के लेट गया। Vishamba knew his thoughts and bending down his head whispered, "Patik, I have sent for your mother." The day went by. The doctor said in a troubled voice that the boy's condition was very critical. विशांबर को पता था कि फतीक के दिमाग में इस टाइम पे क्या चल रहा है। तो उन्होंने फतीक को विस्पर करके बोला, "फतीक, मैंने तुम्हारी माँ के लिए मैसेज भेज दिया है।" इसी तरीके से पूरा दिन निकल गया और आखिर में डॉक्टर ने एक ट्रबल्ड वॉइस में विशांबर से कहा कि फतीक की कंडीशन जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, काफी खराब हो रही है। Fatigue began to cry out, "By the mark, 3 fathoms, by the mark, 4 fathoms, by the mark." He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. Now he was himself plumbing an unfathomable. फतीग जोर जोर से बोलने लगा, "बाय द मार्क 3 fathoms", मतलब एक तरीके से पानी का जिस तरीके से आप लेवल नापते हो, तो इसी तरीके से सेलर्स जो थे उनको सुना करता था रिवर की साइड पर। और अब वो खुद अपनी नाव को चलाने की कोशिश कर रहा था। अपना जो सी था वो उसे नाप नहीं पा रहा था। Later in the day, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind and began to toss from side to side and moan and cry in a loud voice. और उसी दिन आखिर में फतीक की जो मदर थी वो कमरे में आई और वो इधर उधर उसे ढूंढने लगी और चिल्ला के रोने लग गई तेज आवाज में। Vishamba tried to calm her agitation, but she flung herself on the bed and cried, "Fatik, my darling, my darling." विशांबर ने अपनी बहन को शांत करने की कोशिश करी, लेकिन वो सीधे बेड पर जाकर रोने लग गई कि फतीक के बच्चे। Fatik stopped his restless movements for a moment. His hands is beating up and down. He said, "हाँ." फटीक मूवमेंट्स थे जो परेशान हो रहा था वो कुछ देर के लिए रुक गए और साथ ही जो उसके हाथ थे वो भी ऊपर नीचे होने बंद हो गए। मदर क्राइड अगेन, "फतीक, माय डार्लिंग, माय डार्लिंग." और उसकी मदर फिर से अपने बच्चे का नाम लेते हुए रोने लग गई। फतीक very slowly turned his head and without seeing anybody said, "Mother, the holidays have come." फतीक ने अपना सर धीरे से घुमाया,
और बिना किसी को देखे उसने कहा कि मदर छुट्टियां आ गई, यानी इस टाइम उसकी डेथ हो गई। अब हम कुछ न्यू वर्ड्स पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर में पढ़े। सेकंडेड यानी कि सपोर्ट समबडी सजेशन और आइडिया, किसी के आइडिया को सपोर्ट करना। अनएनिमसली यानी कि अपने खुद के अकॉर्ड और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। कॉन्टर्ड यानी वर्क कैजुअली और एंड स्लोली, यानी कि आराम से नॉर्मल कैजुअल वे में चल। क्रैश मतलब कि बुरी तरीके से मारना। मैनोवर यानी कि प्लान ऑफ एक्शन। पेरल यानी कि काफी डेंजर। लीव टू लिफ्ट समथिंग हैवी विद वन एफर्ट, यानी कि किसी को एक ही बार में उठाना, किसी चीज को एक ही बार में उठाना। फ्यूरी यानी कि गुस्सा। इंडिजेंटली यानी कि गुस्से में। जंक्चर यानी कि ओकेजन। परपेचुअल यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है, नेवर एंडिंग। न्यूसेंस यानी कि कॉज ऑफ ट्रबल, यानी कि ट्रबल का जरिया बनना, कॉज बनना। नोज नो बाउंड्स यानी कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऑन पेन्स एंड नीडल्स यानी कि साइटेड। इक्विथिन यानी कि गेव अवे। परपेचुइटी यानी कि हमेशा के लिए, फॉरएवर। इंडिस्क्रेशन फुलिशनेस। लिस्ट प्रोनाउंसिएशन। इम्पेल्टिमेंट यानी कि इम्पोलाइट या फिर रूड। रिजेंटेड ग्रज्ड। ब्लोइंग साउंड बाय कैटल। ट्वाइलाइट यानी कि नाइटफॉल या फिर डस्ट, शाम का समय। अनकाउंटेड क्रूड या क्लमजी। केव्ड गेज्ड विद ओपन माउथ। विस्टफुली यानी कि डिजेक्टेडली। एस्पाइड कॉट साइट ऑफ। एब्जेक्टली यानी कि बिना किसी उम्मीद के। पर्स्ट यानी कि टाइटन्ड। लाउड यानी कि एक यंग बॉय जिसमें बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। टॉरेंट यानी कि काफी तेज पोर होना, जैसे कि हैवी टॉरेंट्स ऑफ रेन, यानी जो बारिश थी वो काफी तेज हो रही थी। डेलीरियस यानी कि आप सही से सोच नहीं पा रहे हो क्लियरली, क्यों? क्योंकि आपको काफी तेज फीवर है, इस वजह से, हाई फीवर होने की वजह से सीधा ना सोच पाना। पैथम्स एक यूनिट होती है जिससे आप डेप्थ को, गहराई को मेजर करते हो, वाटर की डेप्थ को मेजर करते हो। प्लम लाइन अ कॉर्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ वाटर, एक कॉर्ड जिससे आप वाटर की डेप्थ को नापते हो। अब हम कुछ एक्सरसाइज करेंगे जो हमारे को चैप्टर में गिवन है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? डार्कन दी करेक्ट ऑप्शन इन ओएमआर। हमारे को यहाँ पे ओएमआर शीट गिवन है और हमारे को सही ऑप्शन को क्या करना है? डार्क करना है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फतीक चक्रवर्ती वॉज, फतीक कैसा बच्चा था? वाइल्ड, मिस्टीवियस, डिसोबीडियंट या फिर ऑल? तो फतीक कैसा था? वो वाइल्ड भी था, मिस्चीवियस भी था, शरारती भी था और किसी का कहना भी नहीं मानता था। सही ऑप्शन क्या हो गया? डी, ऑल। हम डी को यहाँ डार्क कर देंगे। माखन वॉज फतीक, जो माखन था वो फतीक का कौन था? भाई था। सही ऑप्शन क्या हुआ? बी, ब्रदर। नेक्स्ट, विशाम्बर स्टार्टेड बिजनेस इन, विशाम्बर ने बिजनेस कहाँ स्टार्ट किया था? बॉम्बे में। सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बॉम्बे। नेक्स्ट, Pati's aunt was dash to know that he will live with them. जो पति की आंट थी उनको कैसा लगा ये सुनकर कि पति कब उनके साथ रहेगा? He became angry. She was not happy. सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन Patik was missing his. Patik किसे मिस कर रहा था? अपनी मदर को। ये ऑप्शन क्या हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? फिल इन दी ब्लैंक्स, यानी कि आपको खाली जगहों को सही से भरना है। पहला क्वेश्चन क्या, पहली स्टेटमेंट क्या है? एवरीवन वाज डैश द प्रपोजल एंड इट वाज कैरीड अनएनिमस। तो सब लोगों ने क्या करा? उस प्रपोजल को जो फतीक ने आइडिया दिया उसके बारे में सोचा। क्या वर्ड यूज हुआ था? सेकंडरी। नेक्स्ट, द बॉयज बिगिन टू डैश द लॉग विद ऑल देयर माइट। तो सब लड़कों ने मिलकर क्या करा? उसे एक ही बार में
पूरी ताकत लगा के लिफ्ट करने की कोशिश करी। They began to heave, उन्होंने लिफ्ट करना शुरू किया। Pratik was dash all day long with excitement. प्रतीक क्या था पूरे दिन एक्साइटमेंट से on pins and needles. Was on pins and needles. Pratik felt he was going to have an attack of dash fever. प्रतीक को क्या लग रहा था कि उसे किसका अटैक पड़ने वाला है? मलेरियल फीवर का। The fever rose very high and all that night the boy was, जब फीवर काफी ज्यादा बढ़ गया तो पूरी रात जो प्रतीक था वो किस तरीके से रहा? डिलीरियस। यानी कि हाई फीवर की वजह से वो बिल्कुल भी सोच नहीं पा रहा था। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स। अब हमें क्या लिखना है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि स्टेटमेंट सही है या फिर गलत। द बॉय लिफ्ट द लॉग एंड मखान फेल टू द ग्राउंड। जो लड़के थे उन्होंने जो लॉग है उसे लिफ्ट किया और मखान नीचे गिर गया। हाँ, तो ये क्या हो गया? ट्रू। Pratik's uncle came after a long time to meet his mother. जो प्रतीक के अंकल थे उसकी मदर से मिलने काफी समय बाद आए थे। यस, ये क्या हो गया? प्रतीक आंट वॉज वेरी लविंग एंड केयरिंग। जो प्रतीक की आंट थी वो काफी लविंग और केयरिंग थी? नहीं, बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। क्या हो गया? फॉल्स। टू पुलिसमैन ब्रॉट बैक प्रतीक हिज अंकल विशांबर। जो दो पुलिसमैन थे वो प्रतीक को वापस उनके अंकल के पास ले आए, विशांबर के पास। यस, तो ये क्या हो गया? प्रतीक वॉज डेस्परेट टू गो होम। प्रतीक काफी डेस्परेट था घर जाने के लिए। ये क्या हो गया? ट्रू। वो बार बार अपने अंकल से पूछा था कि वो कब घर जा सकता है और वो अपने आखिरी मोमेंट्स में भी घर जाना चाहता है। अब आगे की क्वेश्चंस आप लोग खुद करेंगे ताकि आप चैप्टर को और अच्छे से समझ सको। हमारा ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। तब तक के लिए हैव नाइस